गुड आफ्टरनून एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, मतलब वन शॉर्ट क्लास रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लास, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे कि भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे कि भाई जितने भी आप पैरामेडिकल कोर्स वाले हो, जैसे डीआरटी, डीएमएलटी, है ना, फार्मेसी, जीएनएम, नर्सिंग, इन सब में ही ये रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आता ही आता है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। तो हम फर्स्टली देखते हैं कि भी व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ही ले, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, मान चलो कि भाई व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन सी? O2 इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। भाई क्वेश्चन अपने माइंड में ये भी आता है कि भाई एनवायरनमेंट में तो ऑक्सीजन के अलावा और भी तो गैस होती है, वो अपनी बॉडी इनहेल क्यों नहीं करती? तो इसलिए तो भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है ना। अगर अदर गैसेस भी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में जाएगी तो अपनी बॉडी का एक मैकेनिज्म कैसे चलेगा? इस वजह से अपनी नोज के अंदर जो नॉस्ट्रिल है, इसकी इनर लाइनिंग में हेयर है, और हेयर क्या करती है? ऑक्सीजन को तो बॉडी के अंदर एंट्री करवा देती है, बाकी अदर्स गैसेस को रेयर केस में नॉर्मल अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर जाती है अदर गैस भी, लेकिन बहुत ही माइनर क्वांटिटी के अंदर बॉडी के अंदर जा पाती है और फिर बॉडी के बाहर भी निकल जाती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड सर बॉडी से बाहर कैसे आ रही है, किस वे में आ रही है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आने का कारण है मेन, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है बॉडी से बाहर? कि जितनी भी बॉडी की सेल और टिश्यू है वो क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने से क्या हो रही है? एनर्जी बर्न हो रही है, और एनर्जी बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है जी? जनरेट होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट मटेरियल हो गया बॉडी का, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो ये किसके थ्रू बाहर निकलता है? एयर के थ्रू। और एयर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? लंग्स। तो लंग्स क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से कलेक्ट कर लेगा, और जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो बाहर से उसको ब्लड के अंदर दे देगा। ये एक सिस्टमेटिक साइकिल होती है, वो चलती रहती है कंटिन्यू, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले ब्रीथिंग किसे कहते हैं या फिर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो फर्स्टली अपना क्वेश्चन से कल भी कौन आया था? आप आए थे। चलो बताओ मुझे, व्हाट इज रेस्पिरेशन? एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। अब ये O2 कहाँ से मिलती है आपको? एनवायरनमेंट से। अब मुझे बताओ कि भाई ऐसा क्यों बोला जाता है कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी वॉक करनी चाहिए? तो उस समय की एयर और एक दोपहर की या फिर इवनिंग की एयर में क्या डिफरेंस होता है? एक तो मॉर्निंग की एयर और एक इवनिंग की एयर में क्या डिफरेंस होता है बताओ? एक बच्चों का क्वेश्चन है, दूसरी क्लास का बच्चा भी बता सकता है। कारण भी बता सकता है कि ताजी हवा क्यों होती है? रात को क्या करते हैं? CO2 क्या लेते हैं? चलो एक इसके पीछे कहानी सुनाता हूं मैं। बचपन में दादा दादी कहते थे ना कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आ जाता है। और एक्चुअल में भूत नहीं आता, इसके पीछे साइंस है। इसके पीछे क्या है? साइंस है कि रात को पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। मॉर्निंग में क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, देते हैं। अब क्या करोगे आप? पेड़ के नीचे सो गए, जैसे कोई छोटा पेड़ है उसके नीचे सो गए तो फिर भी चलेगा। बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है, उसको घनी ऑक्सीजन चाहिए, और उसके नीचे आप सो गए तो वो जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो ना, वो भी ऑक्सीजन कौन ले लेगा? वो बरगद का पेड़। और जब रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते लेते ऊपर की ओर चले जाते हो, और फिर सुबह आके सब लोग कहते हैं कि भूत ने उसको क्या कर दिया? मार दिया। कि कोई चुड़ैल आई थी, गला दबा के चली गई। उसके पीछे साइंस यही है कि भाई रात को क्या करते हैं पेड़ पौधे? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और सुबह आपको ऑक्सीजन देने के लिए वो स्टोर तो करेंगे ना भाई, अपने टैंक में स्टोर करते हैं ऑक्सीजन। तो ये वाली चीज है, ये सही बोली है कि भाई सुबह सुबह जब वो रात को पूरी ली हुई ऑक्सीजन को स्टार्ट करते हैं 5-6 बजे मॉर्निंग में छोड़ना, उस समय जो एयर होती है ना वो होती है प्यूरिफाई। सेकेंड चीज और प्यूरिफाई क्यों होती है कि मॉर्निंग में सुबह सुबह रात भर वाहन चलना भी कम हो जाते हैं, तो पॉल्यूशन भी एयर के साथ में नहीं होता, और मॉर्निंग में इतना वाहन चलना जल्दी स्टार्ट होते नहीं है। तो भी वो क्या करते हैं कि वो एयर एकदम प्यूरिफाई होती है और बॉडी के अंदर जाएगी एकदम शुद्ध ऑक्सीजन,
और जब शुद्ध ऑक्सीजन जाती है तो क्या करती है सेल? है अच्छे से परफॉर्म करेगी, अच्छे से वर्क करेगी। और एक मैंने बोला था ना तुम लोगों को, एक प्रैक्टिकली करना, सुबह 4-5 बजे उठना। उठते हो कोई? आप में से कौन उठता है 4 या 5 बजे? 5 बजे। तुम भाई? तभी तो बीमार पड़ती हो, एक सप्ताह में 2 बार तो बीमार रहती हो। तो क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में 5 से लेके 6 बजे, अरे बोलो मत रहे, 5 से लेके 6 बजे तक उठो। जो भी आप नेचुरल कोल वोल फ्रेश व्रेश होना है वो करो। उसके बाद में वॉक के लिए चले जाओ। रोज का 30 से 35 मिनट वॉक को दे दो अपने, और 15 से 20 मिनट योगा को दे दो। फिर देखो आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हो कि नहीं करते हो। अब ऐसे तो सुबह 5 बजे उठ के बेड पे पड़े हो, मोबाइल चला रहे हो तब तो कोई एनर्जी आनी नहीं है है ना। फिर तो वही रूम के अंदर रात को फेंकते हो, वापस लेते हो, फेंकते हो, वापस लेते हो। तो और आदमी क्या होता है, वीक होता रहता है। अब एसी में क्या होता है, अब एसी ये ठंडी हवा कैसे दे रही है, ऐसी ये कूलिंग कैसे दे रही है आपको? गर्म हवा को लेके इसके अंदर कौन सी गैस है, कौन सी गैस है इसके अंदर? उस गैस का नाम क्या है? सीएफसी है क्या, जो कूलिंग देती है? या फिर कौन सी गैस आती है उसका एक पता करना तुम लोग। मेरे हिसाब से तो सीएफसी होती है, जो फ्रिजों में नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो क्या करती है कि मतलब कूल कर देती है, गर्म हवा को कूलिंग कर देगी। एसी में शायद तक मेरे हिसाब से कोई अलग गैस हो सकती है, आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो वो क्या करती है कि गर्म हवा को लेगी और गर्म हवा को कूल में कन्वर्ट करेगी, और कूल में कन्वर्ट करते ही वापस आपको एकदम कूलिंग देगी। अगर वही ऐसे आप ओपन कर दो चारों दरवाजे और फिर एसी को ऑन करो, ये करेगी क्या कूलिंग? नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि उसकी एक मतलब अंदर लगी हुई है वो गैस की। तो वो गैस की लिमिट होती है कि भाई इतनी एयर को मैं कूल करूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपके जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उनके पास में भी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि भाई रात को कितना स्टोर कर सकते हैं और सुबह कितना दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ तो शुद्ध हवा आपको ज़्यादा मिलती रहेगी। तो रेस्पायरेशन क्या सबको समझ में आया ना? क्या है रेस्पायरेशन? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेल O2, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है बॉडी से? सेल क्या करेगी बॉडी के अंदर? वर्क करेगी। सेल मतलब सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरी कौन कौन सी सेल काम कर रही है? कल तो बताया था। अरे भाई मैं बोल रहा हूं, किसकी वजह से बोल रहा हूं? लैरिंग्स। लैरिंग्स एक ऑर्गन है। ऑर्गन किन से मिलकर बना है? टिश्यू से। टिश्यू किन से मिलकर बना है? सेल से। तो ये जो मैं बोल रहा हूं, तो सेल बर्न तो हो रही है, एनर्जी बर्न तो हो रही है। तो उससे क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। एक कभी भी आप जिम के अंदर जाते हो, एक्सरसाइज करते हो ना, एक्सरसाइज करते हो, तब आपका पूरा मतलब ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता आप लोगों का? ठीक है। बॉडी से पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्यों? कि भाई आपने उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी को बर्न किया है, और जब एनर्जी को बर्न किया तो अपनी बॉडी की सेल ने बहुत ज़्यादा काम किया है। जिम विम जाते हो, अपन लगाते हैं डिप्स विप्स, 2 दिन में ऐसे कड़क होकर चलते हैं कि नहीं चलते हैं? क्यों? 2 दिन कड़क हो जाते हैं, मजबूरी है, चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है कि मसल्स होती है ना, थोड़ी सी ग्रोथ कर जाती है, क्योंकि आपने उस सेल को क्या किया है? वर्क किया है, काम किया है, ठीक है। अब फिर अपन ने डायग्राम देखा था, तो सभी को पता है कि भाई आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और फाइनली कहाँ तक? एल्वियोलाई तक होता है। एल्वियोलाई का काम क्या है, नोस्ट्रिल का काम क्या है, और बाकी इनसे जो चीज़ें आती हैं इनके बारे में एक-एक के बारे में देखेंगे। नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी आपको पता है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और जो इसको डिवाइडेशन करता है उसका नाम क्या? पढ़ा ना घर जाके वापस, ठीक है। अब नोज के अंदर, नोस्ट्रिल के अंदर एक इनर लाइनिंग में हेयर होते हैं छोटे छोटे। उन हेयर का काम क्या? बताओ, तुम बताओ, क्या करते हैं ये हेयर? मतलब कोई भी डस्ट पार्टिकल्स, कोई ऐसे डस्ट वाली एयर जा रही है अंदर, तो उसको डस्ट को रोक लेते हैं। अब अपन तो इतना डस्ट वस्ट में काम नहीं करता हालांकि, लेकिन कोई इवनिंग में अगर गाड़ी लेके निकल रहा है विदाउट हेलमेट पैक, तो आप जब जाके नोट वोट करते हो ना, तब देखना यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, या फिर कोई माइनिंग में या फिर कोयले की खदानों में काम करते हो, उनका देखना नाक पे वो जमा रहता है, तो वो
कोशिश जहाँ तक होती है ना ये रोकते हैं। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, मेकअप वेकअप करवाने जाते हैं तो बोलते हैं कि यार ये बाल है ना कटिंग कर दो, काट दो एकदम, मतलब पर एक्चुअल में देखा जाए तो ये नेचर ने हमारे लिए क्या बनाया है, एक प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए चीज़ें बनाई है। तो नेजल समझ गए ना भाई, नॉस्ट्रिल होता है, काम क्या है, सबसे पहला फर्स्ट एयर कहाँ से एंटर होता है, नेजल कैविटी के थ्रू, और दो पार्ट्स होते हैं डिवाइड, राइट एंड लेफ्ट, और उसको सेपरेट कौन करता है, सेप्टम। अब आ जाता है इसके बाद में ओरल कैविटी तो है ही, ठीक है, उसके बाद में आ जाता फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बारे में एक लाइन याद रखनी है आप लोगों को, क्या याद रखनी है, बोथ पाथवे ऑफ एयर एंड फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका रोल है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसका रोल है। फिर आ जाता है लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। लैरिंग्स और ट्रेकिया दोनों को क्या बोलेंगे अपन, विंड पाइप। लैरिंग्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, साउंड बॉक्स ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन, लैरिंग्स। अब थोड़ा सा मेल और फीमेल में लैरिंग्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या होता है कि भाई जो फीमेल की जो साउंड होती है वो क्या करती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है ना, तिखी थोड़ी सी आवाज़, और मेल की थोड़ी सी थिक होती है, जाडी कह सकते हो आप आवाज़, ठीक है ना। तो लैरिंग्स में भी क्या रहता है, ये थोड़ी सी फीमेल के अंदर क्या होती है, पतली होती है, और मेल के अंदर थोड़ा सा साइज, और इनका लेंथ तो इक्वली होगा, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। अब आ जाता है आपका लैरिंग्स के बाद में आ जाता है जी ट्रेकिया। जो ट्रेकिया फिर फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, और ब्रोंकाई फिर फर्दर कन्वर्ट होकर ब्रोंक्यूल्स में होता है, और ब्रोंक्यूल्स फिर छोटे 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 बबल्स एल्विलोई में कन्वर्ट हो जाता है। और एल्विलोई का काम क्या है, क्या काम है बताना, एल्विलोई का फाइनली काम क्या है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगा, और जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो उसको ब्लड में दे देगा। ये एल्विलोई करते हैं, छोटे छोटे बबल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट है, ठीक है। तो अब लंग्स तो बेचारे अब एक जगह रहेंगे, कहाँ कहाँ दौड़ेंगे, तो एल्विलोई को ये क्या करते हैं, एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ रहता है इनका, कि भाई ये पहुँचाएंगे। जैसे आपके बॉडी के अंदर न्यूरॉन होते हैं ना, हर जगह न्यूरॉन है कि नहीं है, यहाँ पे न्यूरॉन, यहाँ पे न्यूरॉन, मैंने ये टच किया, जो आपको फीलिंग महसूस हो रही है वो भी न्यूरॉन की वजह से हो रही है। वही अगर मैं एक इंजेक्शन लगवा दूं जनरल एनेस्थेसिया का, फिर आपके तो 4 थप्पड़े मार दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, पड़ेगा क्या फर्क, पूरी सर्जरी हो जाती है ना, टेंके लग जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो भी उसको महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो उसको क्या कर दिया है, जनरल एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा दिया, और जनरल एनेस्थेसिया डायरेक्टली अफेक्ट ऑन सीएनएस, और सीएनएस जब आपका रिलैक्स मोड में आ जाता है तब बॉडी में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए कहा जाता है तुम लोगों को कि भाई ये जो न्यूरॉन वाली सेल्स होती है ना, मुझे एक चीज़ बताओ, ऐसे बॉडी की कौन सी सेल है जो एक बार अगर डैमेज हो गई तो वापस कभी भी रीजनरेट नहीं होती बॉडी में, ऐसा कौन सा बॉडी में सेल है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे कौन से बॉडी के सेल है जो एक बार अगर डैमेज हो गए, या फिर कोई भी इंजरी की वजह से, या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो गए ना, तो वापस रीजनरेट नहीं होते। अभी नाम लिया था मैंने, सीएनएस सेल एक सिस्टम है, वो एक न्यूरॉन। न्यूरॉन ऐसे बॉडी की सेल है जो क्या करती है, एक बार डैमेज हो गई उसके बाद में वापस रीजनरेट नहीं होती। एक इसका सेकंड क्वेश्चन और बन रहा है, ऐसे बॉडी का कोई ऑर्गन बताओ जो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है। उसको तो भले हाफ काट दो ना आप, तो भी वो 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ में वापस, लीवर, ठीक है ना। यकृत ऐसा एक ग्लैंड है, बिगेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, जो इतना फास्ट रिकवर होता है कि उसको आप हाफ काट भी दोगे ना तो भी वो 6 मंथ 1 साल में कोशिश करेगा कि मैं वापस पूरा बन जाऊं। और न्यूरॉन एक ऐसे सेल हैं बॉडी के, एक बार डैमेज हो गई, जैसे कि किसी को एपिलेप्सी आती है, मिर्गी का दौरा आना, कहते हैं ना डॉक्टर के पास में रिपोर्ट निकलवा तो बचपन में भाई कहीं चोट लगी थी सर पे या गिर गया था, उस वजह से उसको ये मिर्गी का दौरे आने लगे। तो कारण क्या, बचपन में लगी थी, अभी तक रीजनरेट नहीं हुई क्या, नहीं होती। एक बार जब आपका जन्म हो गया उसके साथ में न्यूरॉन आएगी, और जब तक मरोगे तब तक वो ही रहनी है। डैमेज हो गई तो मतलब वापस रीजनरेट नहीं होती है। क्वेश्चंस पूछा जाता है हर बार, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
अब अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो लंग्स होते हैं, कौन से, राइट और लेफ्ट। अब राइट वाले में कितने लोब होते हैं, 3 लोब, कौन से, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। और लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं, कौन से, सुपीरियर और इंफीरियर। अब देखो कल अपन ने इसमें पढ़ा था कि भी राइट वाला और लेफ्ट वाले में साइज का डिफरेंस क्यों होता है, हार्ट लेफ्ट साइड में क्या होता है, तो मिडल को वो कवर कर लेता है हार्ट, इस वजह से इसमें 3 लोब नहीं हो पाते और इसका थोड़ा सा साइज शॉर्टर होता है। इसके बाद में क्या आता है, ये क्या काम है इसका, पुश, और जब आप करते हो तब क्या होता है, ऊपर होता है। अरे भाई चेस्ट का साइज ऐसे करते हो तब फूलता है, कोशिश करते हो तो फूल जाता है, ठीक है, और सांस छोड़ते हो तब कम होता है। तो इसी में डायफ्राम का मेन रोल है, ठीक है ना। ये क्या करता है, आपको पुश और अप करने का काम करता है डायफ्राम, ठीक है। चलो फिर अपन ने कल ये देखा था, एक एक चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था भाई, नोज क्या है, ठीक है, फेरिंग्स क्या है, विंड पाइप में लेरिंग्स और ट्रेकिया क्या है, लंग्स एंड एल्वियोलाई क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में एक एक चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कशन अपना हो चुका था। फिर अपन ने लंग्स का डायग्राम देखा था, ठीक है, देख लो भाई एक बार जो कल नहीं आया आराम से, कि भाई ये लंग्स का डायग्राम है, इसके अंदर 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। अब लंग्स के फंक्शन मेनली है कि भाई लंग्स का क्या क्या फंक्शन हो सकता है, आपसे कभी भी पूछ सकता है कोई भी, अगर कोई पूछता है एनी राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ लंग्स, तो क्या बताओगे आप लोग, पहला क्या है, सबसे पहला ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना, ठीक है। अब उन्हीं को जैसे एक ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और एक ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट्स होते हैं ना, उसको फिल्टर करने का काम करता है, और अगर ब्लड के अंदर कोई एयर बबल्स आ गई है उसको भी क्या करेगा, फिल्टर आउट कर देगा ये। तो लंग्स का ये काम है, तो सबसे पहले एयर बबल्स को फिल्टर करना, ब्लड क्लॉट्स को फिल्टर करना, और पूरे कंप्लीटली ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम इसका होता है। अब कैसे होता है वो अभी आप लोगों को मैंने बताया था, कैसे होता है, लंग्स कैसे करता है, वो तो एल्वियोलाई तो ठीक है भाई, आगे फर्दर बबल्स मतलब क्या होते हैं, ये बैलून की तरह स्ट्रक्चर होती है, लेकिन लंग्स कैसे करता है ब्लड को प्यूरिफाई, भाई लंग्स आपका क्या है, डायरेक्टली अटैच किससे है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। तो ये क्या करता है, इनहेल और एक्सहेल करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इनहेल क्या करते हो, ऑक्सीजन, तो इसके पास में लंग्स के पास में स्टोर रहती है ऑक्सीजन, ताकि ब्लड में क्या कर दे, मिक्स कर दे ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से ले और वापस। अब जैसे आप कोई भी एयर को इनहेल करते हो उसको आप क्या बोलते हो, इनहेलेशन, और किसी एयर को एक्सहेल करते हो उसको क्या बोलते हो, एक्सहेलेशन, रेगुलेशन नहीं बोलते भाई, ठीक है। अब देखिएगा इसका काम क्या है, और जो आप ये बोल रहे हो ना, अब मुझे बताओ अगर प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं गई तो आप क्या ये स्पीच कर पाओगे क्या, बोल पाओगे क्या, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह पाएगा क्या। तो ये सारा का सारा इसका काम है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। और आपका क्या करता है, लंग्स इनेबल्स स्पीच, जो आप बोल रहे हो कर रहे हो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। और तीसरा काम क्या है, रेस्पिरेटरी पैसेज हेल्प इन ट्रैपिंग बैक्टीरिया एंड डस्ट पार्टिकल्स। जहाँ तक कोशिश होती है इसकी, क्या करता है ये लंग्स आपका, अगर एयर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया चला गया है उसको ट्रैप कर लेगा, एयर के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल चला गया है उसको भी ट्रैप कर लेगा। कभी सुना है क्या कि भाई कोयले की खदानों में काम करने वाले लोगों के लंग्स खराब हो गए, सिरोसिस के ऐसा कोई एक सिलिकोसिस होता है ना एक, उसमें लंग्स ही तो खराब होते हैं। तो वो मुझे बताओ कि भाई लंग्स क्यों खराब हुए, ये तीसरा वाला फंक्शंस काम किया था, हुआ ना, कि भाई ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स जितना होता है कोशिश करता है कि मैं ले लूँ, ट्रैप कर लूँ, ठीक है। अब वहाँ पे कोयले की खदानों में तो रोज ही डस्ट उठती है, तो कितना बर्दाश्त करेगा, जहाँ तक कोशिश होती है वहाँ तक तो लेने की कोशिश करेगा। अब फिर उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, और वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है तब एक बीमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसी बीमारी का फिर कुछ न कुछ साइंटिस्ट द्वारा नाम दे दिया गया, जैसे कि सिलिकोसिस,
इसमें यही होता है ना भाई, लिवर नहीं आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं। कारण क्या है भाई, लंग्स का काम है डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने का। अब ये एब्जॉर्ब करेगा, अपनी कोशिश है जहाँ तक, अब ज़्यादा कुछ जा रहा है एयर के अंदर डस्ट, तो फिर फाइनली आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं। फिर अपन ने एल्वियोलाई देखा था। देखो एल्वियोलाई से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम के कभी फ्यूचर में सोचो देने का एग्जाम, तो एल्वियोलाई से रिलेटेड एक क्वेश्चंस बनता है क्या बनता है क्वेश्चंस कि एल्वियोलाई का शेप किस टाइप का होता है। छोटा सा क्वेश्चन है और हमेशा अक्सर याद करके नहीं जाते हैं लोग। बैलून शेप्ड, बैलून देखे हुए हैं आपके छोटे छोटे, एक बात है ना होली के टाइम अपन छोटे से पानी डाल के मारते हैं, तो उस टाइप के बहुत ही छोटे छोटे, वो तो फिर भी बड़े हैं, उस टाइप के होते हैं ये। और काम क्या है इनका, एक आपको ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का एंड पार्ट्स या फिर ऑर्गन कौन सा है, एल्वियोलाई बोल सकते हो आप, कि फाइनली जो लास्ट का एंड होता है ना वो एल्वियोलाई होता है। इसी के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करने का काम यही करता है। दिस टाइनी एयर सैक्स आर साइट वेयर गैस एक्सचेंज बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड ब्लड टेक प्लेस। अब इसके फंक्शंस में सेम वही चीज़ है जो अभी बोली, तीनों लाइन में वो की वो चीज़ दी हुई है। फिर इन्होंने थोड़ा सा ऑक्सीजन वाली लाइन अलग दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड वाली लाइन अलग दे दी, ठीक है। अब देख लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन हैं उनका एक एक लाइन में पूरा का पूरा सारांश दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जैसे भी आपका नोज है, एक्सटर्नली तो है, इंटरनल थोड़ी है। तो इंटरनल किस में होते हैं, कोई बताएगा क्या? इंटरनल नोज किस में होता है? वो भी तो बाहर ही होते हैं, अंदर होते हैं क्या? गलपड़े बाहर नहीं होते हैं? तो एक क्वेश्चंस लिखो, कल पता करके आना, ऐसे कोई प्राणी है क्या जिसका इंटरनल नोस्ट्रिल होता हो? इसका कंफर्म करके आना। कल मैंने कोई क्वेश्चन लिखवाया था क्या, पता करके आया क्या? तो इसका बताना, अभी क्लास के बाद में बताना मुझे ना, कल वाला। आज वाला लिख लो, अरे ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपको याद रहना चाहिए। ऐसे लिख लो ना, जिसका इंटरनल नोस्ट्रिल प्राणी का कोई नाम बता दीजिए। कोई ऐसा जानवर है क्या, कोई ऐसा पक्षी है क्या? बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना। तो इन चीज़ों की मतलब नेट पे अपन वो देखते हैं ना रील्स, उसके अलावा तो ये सर्च करेंगे तो चीज़ें अपन को नॉलेज बनेगा, ठीक है। मुझे किसने बोला? वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, है? चलो अब देखते हैं अपन एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में क्या है। फॉर द इनटेक ऑफ एयर, नोस्ट्रिल का काम क्या है? एयर को इनटेक करने का। और फर्स्ट ये क्या होता है, स्टार्टिंग एयर यहीं से अंदर जाती है। सेकंड पे अपन देखते हैं नेजल चेंबर। अब आपको पता है कि भाई नेजल चेंबर के अंदर क्या लगे रहते हैं, छोटे छोटे लाइनिंग हेयर लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं, अगर एयर में से कोई डस्ट है या फिर कोई डर्टी पार्टिकल से उसको रोकने का काम करते हैं। फेरिंग्स क्या है जी, बोथ पाथवे है एयर एंड फूड का। और ये कहाँ पे होता है? इट इज़ द पैसेज बिहाइंड दी नेजल चेंबर। नेजल चेंबर है ना, इसके जस्ट बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब समझते हो ना, पीछे। लेयरिंग्स क्या होता है? ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स। इट हाउस ऑफ वोकल कॉर्ड्स विच इज पेरा अमाउंट इन द जनरेशन ऑफ साउंड। जो भी साउंड आपकी जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? एपिग्लोटिस। कल अपन ने डिस्कस किया था, क्या काम है अभी एपिग्लोटिस का, कौन बताएगा? तुम बताओ। है एपिग्लोटिस का काम दोनों ही है, एयर पाइप और फूड पाइप दोनों में। कैसे है? जब खाना खा रहे हो तब एयर पाइप में खाना जाने से रोकेगा, और जब आप एयर ले रहे हो तब फूड पाइप में एयर जाने से रोकेगा। अब मैंने कल बताया था कि अगर फूड पाइप में एयर चली गई तो क्या होता है? गैस बनती है। फूड पाइप में एयर चली जाती है तो गैस बनती है, और एयर पाइप में फूड का पार्टिकल चला जाता तब हिचकी आती है। समझ गए ना? तो ये दोनों बीमारियां, कोई कहता है ना यार मुझे तो बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो गैस बनने का कारण क्या है?
खाना खाते समय समय आप बात करते रहोगे, बातें करते रहोगे, बातें करते रहोगे, तो क्या करता है, जो आपका फूड पाइप होता है ना, उसके साथ साथ में एयर भी जाती है, और खाने को आप जल्दी जल्दी खा लेते हो, 1-2 मिनट में खाना खाया, फिर वो क्या करती है, एयर आपका स्टमक का वॉल्स तब ओपन होते हैं जब आप कोई खाना वाना खाते हो। ऐसा तो नहीं कि एनी टाइम ओपन रहेगा जो डाला, ठीक है, तो खाओगे तभी वॉल ओपन होते हैं, उसके साथ में बहुत ज़्यादा एयर चली जाती है, तो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाए, वो एयर वहीं रह जाएगी स्टमक में, और फिर वो गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, और आपको महसूस होता है ब्लोटिंग टाइप, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट एकदम फुल फुल सा रहने लग गया है, और आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि खाना थोड़ा स्लो कर दो, खाने को कम से कम 20 से 25 मिनट खाने को दो। तो रोज के 20 मिनट या 25 मिनट खाने को देना चाहिए, और एक निवाले को कम से कम 15 से 20 बार चबाना चाहिए। पर आजकल अपन क्या करते हैं, 5 मिनट में तो पता ही नहीं चलता कि खाना खाया कि नहीं खाया, हाथों हाथ फ्री 3-4 चपाती खा लेते हो। पहले के टाइम लोग आज भी देखना, जैसे हमारे दादा या दादी खाना खाते हैं तो काफ़ी टाइम लेते हैं ना टाइम। और उनका एक और अच्छी चीज़ ये थी कि भाई मेरे दादाजी तो अब गए थे भाई, अभी पिछले 3-4 महीनों में उनकी डेथ हुई थी, लेकिन उनका एक टाइमिंग फिक्स था कि 5:30 या 6 बजे उनके पास में खाना आ जाना चाहिए, वरना वो खाना खाते ही नहीं थे। ठीक है, क्यों नहीं खाते थे, उनका एक रूटीन बन गया था। और सूर्य अस्त से पहले अगर कोई खाना खाता है ना, तो भी उसको गैस की प्रॉब्लम नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, सूर्यास्त से पहले खाना खा लेगा, जब तक सोएगा 9-10 बजे तक, तब तक खाना फुल्ली डाइजेस्ट, ठीक है, और फुल्ली जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो गैस की प्रॉब्लम आएगी नहीं। हम क्या करते हैं, मोबाइल चलाएंगे 10 बजे तक, ठीक है, फिर 10 से 10:30 तक फ़ोन आ जाएगा, बात करेंगे, उसके बाद में 11 बजे खाना खाएंगे, और 11:30 तक 12 बजे तक सोएंगे, और 3-4 घंटे में बेचारा खाना, ठीक है ना। 11 बजे भी सो या फिर 10 बजे भी सो, 9 बजे खाना खाओ, तो भी वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आजकल के सारे यूथ यही कर रहे हैं, और फिर वो 20, 22, 25 साल की उम्र में बीमारियां लेके बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं अरे यार बाप जी रुको गई। चलो आगे चलते हैं अपन। एपिग्लोटिस का मैं बता रहा था ना तुम लोगों को भी, एपिग्लोटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है एयर पाइप में फूड को जाने से और फूड पाइप में एयर को जाने से। ये दोनों के बीच में एक लेयर बना के रखता है, एक स्विच रहता है, ये स्विच बन के रहता है। तो एपिग्लोटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस का। पर आपको कोई स्ट्रक्चर पूछ ले कभी कभार तो कैसा होता है, फ्लैप। फ्लैप क्या होता है, क्या होता है फ्लैप? अरे यार ये स्विच है ना, ये फ्लैप फ्लैप स्ट्रक्चर ही तो है। मैंने अभी तो बोला था स्विच बन के रहता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है बस। और एक कल एक और क्वेश्चन था ना, वो क्या था, लंग्स वाला वो स्ट्रक्चर था, वो क्या था, मैंने पूछा था ना, वो देख के आना। तुम लोग कुछ नहीं करते हो घर जाके वापस। चलो अब देखते हैं अपन ट्रेकिया। ट्रेकिया भी क्या है आपका, विंड पाइप रेस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, लॉन्ग ट्यूब पासिंग थ्रू द मिड थोरेसिस कैविटी। ब्रोंकाई क्या करता है, ट्रेकिया डिवाइड किस में हो जाता है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स में। और फाइनली आता है आपके एल्विलोई। ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं छोटे छोटे बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर में, और एल्विलोई का काम आप सभी को पता है। फाइनली आ जाता है लंग्स। लंग्स क्या करते हैं जी, क्या करते हैं लंग्स, अभी बताया था 3-4 फंक्शन, चलो 2 ही फंक्शन बता दो मुझे। ब्लड प्यूरिफाई, टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी का, स्पीच के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना, तो चीज़ें बता सकते हो। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। आपसे कोई पूछ ले कि राइट एनी 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन लिखे, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहला किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? अगर रेस्पिरेशन है तो आप कोई भी चीज़ को स्मेल कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। क्यों? कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो लैरिंग्स है, लैरिंग्स है तो साउंड है, रेस्पिरेशन है तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो बॉडी का एक बैलेंस है जिसमें आप कोई भी चीज़ों को स्मेल कर सकते हो। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक होता है, जुकाम वुकाम लगता है किसी को सर्दियों के दिनों में, तब आपको स्मेल करने में भी मतलब वो एक अलग सी महक आती है, और एक टेस्ट में भी खराब हो जाता है ना, जीभ का टेस्ट वेस्ट सर्दियों के दिनों में होता है कि नहीं होता,
कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ इन्फेक्शन हुआ, कुछ ब्लॉकेज आया, तो सीधा टेस्ट और वो चीज़ें खराब हो जाती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। सेकंड चीज़ क्या है अभी, हीट्स द एयर, मैच योर बॉडी टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइजर। देखो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है और बॉडी में जो मॉइस्चराइजर है उसको भी मेंटेन करके रखता है। इट सप्लाई ऑक्सीजन टू द सेल ऑफ योर बॉडी, ये तो काम है ही इसका, ऑक्सीजन पूरी सप्लाई करता है बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। इट रिमूव गैस वेस्ट, अगर कोई भी गैस वेस्ट है, जैसे मैंने बोला ना अभी आप लोगों को, खाली कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट नहीं है, और भी अदर्स गैस वेस्ट भी होती है, उसको भी बाहर रिमूव करता है, लेकिन वो बहुत माइनर क्वांटिटी में होती है, तो माइनर क्वांटिटी में होती है तो उन चीज़ों को इतना ध्यान दिया नहीं जाता। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी व्हेन यू ड्राई आउट, ठीक है। इट सील्ड द एयरवे फ्रॉम इरिटेंट एंड हजार्डस सब्सटेंस, अगर बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे सब्सटेंस है जो आपको हानि पहुंचाए, उनको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और बॉडी से कोशिश करेगा कि बाहर निकाल दे। चलो अब देखो वापस सेम चीज़ आ गई, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आपसे कोई पूछ ले तो एनाटॉमी में सबसे पहले आपका काम क्या है, डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना के माउथ के बारे में, है ना, फेरिंग्स के बारे में, ट्रेकिया के बारे में, ब्रोंकियोस, लंग्स, इन सब के बारे में एक एक चीज़ बता दो आप लोग, ठीक है। तो ये इसका आपका हो जाएगा। अब थोड़ा सा डायाफ्राम के बारे में देख लो, एक्चुअल में इसकी फंक्शनिंग और क्या है, उसमें तो शायद लिखा हुआ नहीं था डायाफ्राम, ठीक है ना, तो इसके बारे में देख लो आप लोग कि एक्चुअल में डायाफ्राम करता है क्या। दे मसल्स दैट अलाउ द लंग्स टू ड्रॉ एयर इन एंड आउट, लंग्स के अंदर एयर को लेना और लंग्स से एयर को बाहर फेंकने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। मसल्स क्या करता है ये, मतलब एक प्रेशर देता है और वापस लो भी करता है और रिलैक्स भी करता है, और कंसंट्रेट करने का काम भी किसी का है, डायाफ्राम का है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रिब्स आर बोन्स दैट सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड हार्ट। रिब्स होते हैं ना, हिंदी में क्या कहते हो रिब्स को, पसलियाँ कहते हो, कितनी होती है, कितनी 24 होती है, 12 का पैर होता है ना, 12 का जोड़ा और 24 टोटल्स होती है। ये किसको प्रोटेक्ट करती है पसलियाँ, लंग्स और हार्ट को। हार्ट कहाँ होता है, किसी के राइट में होता है कि नहीं होता हार्ट, रेयर चांस, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि ओ ब्लड ग्रुप भी थोड़ा सा रेयर अपन को देखने को मिलता है। क्वेश्चंस पूछा था मैंने बॉम्बे ब्लड ग्रुप, अभी तक कोई पता करके आया क्या है यार, ये चीज़ें पता करके आओ ना यार, कोई बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, आज लिख लो कल पता करके आना है। कल क्या है, सैटरडे है, कल फ्राइडे है ना, तो कल तो क्लास लगेगी। फिर लिखो बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, डिस्कवरी कहाँ से हुई अच्छा 1952। इसका कंफर्म एक मतलब कम से कम 5-10 लाइन इसके बारे में पढ़ के आना। शुरुआत कहाँ से हुई, 3 क्यों आए, बॉम्बे ब्लड ग्रुप पे तो इतनी रिसर्च हुई है, आप चाहो तो भले ही 10,000 पेज पढ़ सकते हो, 1,00,000 पेज पढ़ सकते हो, है ना। जितने भी बॉडी के ऊपर एल्वियोलाई मैंने आपको 4 लाइनें पढ़ी है ना, तो इसके ऊपर कम से कम 10 टर्कें जितने पेज स्टडी हुई थी, तब जाके आज हम आप लोगों को एल्वियोलाई के बारे में पढ़ा रहे हैं। E बराबर mc²। अरे यही तो बात है मेरे भाई, सुन ले तू। एक जो पैरासीटामोल की आती है ना मेडिसिन, उसके पीछे 40 साल लगे थे इस मॉलिक्यूल्स को मार्केट में आने के लिए। तुम लोगों को मजाक लग रही है कि भाई एक पैरासीटामोल 2 रुपये में मिल जाती है, ठीक है। एक कोई भी मॉलिक्यूल्स, ड्रग का मॉलिक्यूल्स मार्केट में आने के लिए कम से कम 16-17 साल लग जाते हैं। जैसे न्यू कोई है ना, तो उसके ऊपर सबसे पहले एनिमल के ऊपर स्टडी, फिर वॉलंटियर्स के ऊपर स्टडी, ठीक है ना, फिर मार्केटिंग, सर्वाइलेंस, 5-10 साल का हो जाता है। कोविड का वैक्सीन मजबूरी थी ना, वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तभी तो उसके इतने गंदे साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। असर कर रही है ना, कितने लोगों की मौत हुई। हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण कोविशील्ड था, डायरेक्टली अफेक्ट ऑन दी हार्ट, और हार्ट के मसल्स को वीक कर देता है ये। फिर क्या करते थे लोग, जिम जाके एकदम एक्सरसाइज लगाते थे और डायरेक्टली वो जो मसल्स वीक हुई थी वो हार्ट के ऊपर अफेक्ट करती थी। कितने हुए थे युवा, मतलब देखो ना तुम लोग, सेलिब्रिटी देख लो, और तो ऐसे युवाओं की इतनी डेथ हुई होगी वो न्यूज़ नहीं आती इतनी।
क्यों आएगी न्यूज? क्योंकि वो सेलिब्रिटी नहीं थे। पुनीत राजकुमार को देख लो आप, एक वो बिग बॉस विनर था ना एक, ठीक है ना, वो कोविड के वैक्सीन लगने के बाद में ही तो सारा कुछ खेल हुआ था, ठीक है। और जिन्होंने तो बूस्टर लगाया है ना, तो उसका तो पूछो ही मत, मैंने तो फिर भी बच गया हूँ मैं बूस्टर के लिए, तो नहीं लगाया था। लगा लिया तुम लोगों ने? चलो कुछ नहीं, ऐसा सोचना मत, सोचने से और ज़्यादा हो जाएगा लेकिन जो हो गया वो हो गया, पर उसके साइड इफेक्ट इतने गंदे थे क्योंकि फास्ट फास्ट चीज़ें करने से। एक तरफ से देखा जाए तो वरना कोविड मार देता, बात तो वही है, मरना तो था ही तो फिर बुलाना पड़ा। चलो अब देखो रिप्स, ये हो गया आपका डायफ्राम, चलो ये भी हो गया लंग्स लोब। अब ये डायग्राम वैसे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही है, इसको शॉर्ट में बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ऊपर आप नेजल कैविटी कर लेना, उसके बाद में एपिग्लोटिस, उसके बाद में लैरिंग्स, उसके बाद में ट्रेकिया। देखो ये एपिग्लोटिस क्या होता है, लैरिंग्स के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, फूड पाइप और लैरिंग्स पास पास में होती है, तो इसका काम होता है एक स्विच टाइप स्ट्रक्चर बना रहता है और ये सेपरेट करने का काम करता है। लैरिंग्स, ट्रेकिया आ जाते हैं, और ट्रेकिया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से फिर आपके लंग्स के अंदर ये जो देखो ये बबल्स एलुलोई दिख रहे हैं ना आपको, बैलून लाइक, मतलब जड़ें होती है ना, उस टाइप से बने हुए हैं। इन्हीं का काम होता है पूरा का पूरा ऑक्सीजन सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करने का काम होता है। अब देखिएगा, रेस्पायरेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि भाई ये जो रेस्पायरेशन है ना, इसके अंदर स्टेप कितने होते हैं, तो मेनली इसके अंदर स्टेप होता है सबसे पहले ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय द विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्राउन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर सैक्स रिलीज आउट। अब देखिएगा, ब्रीथिंग करते हो तो सेम चीज़ है, ऑक्सीजन इन और जो आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको आउट करने का काम होता है सबसे पहला ये। सेकंड चीज़ है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन समझते हो क्या? नाम सुना है कभी डिफ्यूजन? क्या होता है डिफ्यूजन? क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये नाम सुना है कभी? इत्र, इत्र तो नाम सुना है, लगाते हो कभी? वो किस बेस पे काम करता है? डिफ्यूजन के बेस पे। एक कभी गाड़ी मतलब चढ़ाई है ऊपर, वो भी किस बेस पे काम करती है? डिफ्यूजन के ऊपर। चलो इस चीज़ को समझते अपन एक एग्जांपल के बेस पे। अगर आपने इत्र की कोई भी शीशी है एक कमरे के अंदर ओपन करके रख दो और कमरे को बंद करके चले जाओ, 10 मिनट बाद में आना, क्या मिलेगा आपको? सुगंध, ये कह रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, सुगंध मिलेगी, इसका दिमाग यहीं तक था, ठीक है। लेकिन उसके साथ में हमने ये दिमाग लगाया कि जो इत्र की बोतल में जो इत्र था ना, वो सारा का सारा उड़ के रूम में चला गया। तो एक प्रोसेस क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। क्या मतलब, आपके इस एरिया में इत्र तो है नहीं, इस रूम में इत्र नहीं है ना, वो एक उड़ने का वोलेटाइल था, तो क्या किया, हाई से लो की तरफ गया, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिव डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। और जबकि एक आप गाड़ी को क्या करते हो, लो से हाई की तरफ लेके जा रहे हो, तब आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, उसको क्या बोलते हो, पैसिव डिफ्यूजन। समझ गए ना कि भाई जिसमें किसी को अपन क्या करते हैं कि लो से हाई की तरफ जाते हैं तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट, और इत्र की बोतल में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। हाई से वो क्या कर रही थी, लो। जब आप हाई होते हो, आपको जैसे शेयर मार्केट में आप 10 करोड़ रुपए लेके गए, आपको बर्बाद होना है ना, तो 10 दिन में हो जाओगे। और 0 रुपये लेकर या फिर 10,000 रुपये लेकर 10 करोड़ तक जाना है ना, तो आपको बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा लगेगा अगर यार आज 1,000 का लॉस हो गया तो रुक जाना है, 2,000 का हो गया तो रुक जाना है। वरना 10 करोड़ वाला सोचेगा यार 1 लाख चला गया, छोड़ना भाई, कल 10 लाख चले गए, अरे और कर लेंगे, 20 लाख चले गए और कर लेंगे। तब तक उसके 3-4 महीनों में 10 करोड़ उड़ जाएंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा। और तो वो हो गया हाई से लो। तो हाई से लो जाने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो डिफ्यूजन आपके यही करता है, ठीक है ना, कि भाई किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। और अलग अलग टाइप के डिफ्यूजन प्रोसेस होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब क्या करता है रेस्पायरेशन, कि ये जितनी भी गैसेस होती है किस में ट्रांसपोर्ट करती है, ब्लड में। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब देखिएगा,
ब्लड के अंदर ये O2 एंड CO2 कहाँ से आई? O2 कहाँ से आई? जब आपने इनहेल किया, ब्लड के अंदर गई। अब ब्लड के अंदर गई तो ब्लड ने किसको दिया? सेल और टिश्यू को दी। अब सेल और टिश्यू से जो उन्होंने एनर्जी बर्न की और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दी, वापस ब्लड ने ले ली। तो ब्लड का तो एक बीच में मीडिएटर है ना ब्लड, तो ब्लड कोई खुद तो ऑक्सीजन ले नहीं रहा। अब जैसे अपन कहते हैं कि हार्ट को ऑक्सीजन बहुत चाहिए, तो हार्ट एक ऑर्गन है ना, ऑर्गन किन से मिलकर बना? टिश्यू से। तो वो क्या कर रहा है? ब्लड हार्ट को दे रहा है ऑक्सीजन कि भाई तुम अच्छे से परफॉर्म करो, ठीक है ना। तो ब्लड एक क्या है? मीडिएटर की तरह काम करता है आपकी बॉडी में, बहुत सारे न्यूट्रिएंट को आपकी बॉडी में सेल को देता है। न्यूट्रिएंट लाइक एज कौन से होते हैं न्यूट्रिएंट? प्रोटीन होता है खाली? प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, लिपिड, बहुत सारे होते हैं। आगे अपन देखते हैं 5 नंबर पे, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 सेल्यूलर रेस्पिरेशंस। अब देखिएगा बहुत सारे बॉडी के अंदर कैटाबोलिक रिएक्शंस होती है। अब देखिएगा ब्लड के अंदर गैस और न्यूट्रिएंट के अलावा और भी होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते? और एक मैंने क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, एंजाइम और हार्मोन के बीच में डिफरेंस, कोई करके आया? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही।